ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज इस ट्रेनिंग के दौरान हम ब्रेक सिस्टम के बारे में जानेंगे कि मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस प्रकार से कार्य करते हैं। आपने देखा ही है कि जो वाहन है उन्हें रेड लाइट पर रोक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए कृपया बेल आइकन को जरूर दबाएं। MMV टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी मोटर मैकेनिक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको कोर्स में हेल्प। वाहन के लिए ब्रेक एक अनिवार्य पार्ट है। आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम इज यूज रिड्यूस द स्पीड ऑफ द व्हीकल। वाहन की गति को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट्स प्रिवेंट बाय एक्सीडेंट ऑफ व्हीकल्स। वाहन की दुर्घटना से बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है। मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी। इस प्रक्रिया में मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में परिवर्तित कर दिया जाता है। दिस सिस्टम इज टाइप ऑफ एक्टिव सेफ्टी। यह जो सिस्टम है यह एक एक्टिव सिस्टम है, अर्थात एक्सीडेंट होने से पहले सुरक्षा प्रदान करने वाले को एक्टिव और एक्सीडेंट होने के पश्चात सुरक्षा प्रदान करने वाले को पैसिव सेफ्टी के नाम से जाना जाता है। इट्स यूजिंग फॉर सेव एनिमल्स एंड ह्यूमन इंजरीज। इसका प्रयोग जानवर और इंसानों को चोट लगने से बचाने के लिए किया जाता है। If a brake car drive 50 km/h, after brake use 11-12 meters, car can stop. यदि ब्रेक का उपयोग हम कर रहे हैं और वाहन 50 km/h की स्पीड पर चल रहा है, ब्रेक लगाने के पश्चात वाहन यदि 11-12 मीटर के बाद रुकता है तो हम इसे कंसीडर करेंगे इट्स ए गुड ब्रेकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रेकिंग। अच्छे ब्रेक सिस्टम के क्या क्या गुण होने चाहिए उन पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट, मिनिमम टू मिनिमम पावर यूज फॉर ऑपरेशन, यानी ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए कम से कम पावर का प्रयोग होना चाहिए। सेकंड, वर्क इन ऑल वेदर, सभी मौसम में कार्य करना चाहिए जैसे विंटर, समर एक्सेट्रा। थर्ड, एट ब्रेकिंग टाइम व्हीकल कैन नॉट पुल वन साइड। यदि हम ब्रेक का प्रयोग करें तो वाहन एक साइड नहीं भागना चाहिए। फोर्थ, वन व्हील ब्रेक सिस्टम इज डिफेक्टेड देन अदर व्हील्स ब्रेक सिस्टम नॉट इफेक्टेड, यानी यदि एक व्हील की ब्रेकिंग सिस्टम सही से कार्य नहीं करता देन अदर्स व्हील पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फिफ्थ, ऑल टाइप्स ऑफ रोड सरफेस ब्रेक वर्क्स, सभी प्रकार की रोड सरफेस पर ब्रेक सिस्टम कार्य करना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट, ब्रेक का मेंटेनेंस कॉस्ट यानी रखरखाव का खर्चा कम से कम होना चाहिए। 7, मिनिमम टू मिनिमम डिस्टेंस टू स्टॉप द कार, ब्रेक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कम से कम दूरी तय करने पर हमारी जो गाड़ी है वह रुक जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रेक क्या चीज़ है। टाइप्स ऑफ ब्रेक दो प्रकार की होती हैं, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। ड्रम ब्रेक को इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ब्रेक शू लगा हुआ होता है जो बाहर की तरफ, इंटरनल से बाहर की तरफ एक्सपेंड होकर ड्रम के साथ टकराकर ब्रेक लगाने का कार्य करता है। डिस्क ब्रेक, एक्सटर्नल कंट्रैक्टिंग ब्रेक, यानी एक्सटर्नली लाइक दिस इज a figure of disc brake system. Externally contracting brake, इसमें बाहरी साइड से ताकत लगती है और डिस्क को दबाती है, जिसके कारण डिस्क कंप्रेस होगी और कंप्रेस होने के कारण यहाँ पर एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा और हमारा ब्रेक
लगेगा, जो कि डिस्क ब्रेक है, जिसे एक्सटर्नल कंडक्टिंग ब्रेक कहा जाता है। इसका एक और उदाहरण है डिस्क ब्रेक का। अगर हम देखें तो ये व्हील है, ये घूम रहा है और इसमें यहाँ पर एक पैड लगाया गया है। यदि इस पैड को इस व्हील के साथ अटैच किया जाए फोर्सली, देन ये व्हील धीरे धीरे स्लो होकर रुक जाएगा। ऊपर दी गई टेक्निक वाहन में इस्तेमाल होती है, नीचे दी गई टेक्निक रेलवेज में इस्तेमाल होती है। ड्रम ब्रेक जो होता है वो भी दो प्रकार का हो सकता है। एक जिसमें हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा ब्रेक शू को फैलाया जाए, दूसरा जिसमें मैकेनिकली ब्रेक शू को फैलाया जाए। अकॉर्डिंग टू द पावर, ब्रेक्स दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल टाइप और पावर टाइप। मैकेनिकल टाइप में हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक आती हैं, जबकि पावर ब्रेक में हाइड्रोलिक ब्रेक्स, एयर ब्रेक्स और इलेक्ट्रिक ब्रेक्स आती हैं। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैकेनिकल ब्रेक। इन दिस टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम ओनली ह्यूमन एफर्ट मैकेनिकल mechanism can use for operate the brake. It's also called hand, foot और parking brake. मैकेनिकल ब्रेक में ह्यूमन एफर्ट और मैकेनिकल मैकेनिज्म का प्रयोग करके ब्रेक को लगाया जाता है, जिसे हम यदि हाथ से प्रयोग करते हैं तो हैंड ब्रेक, फुट से प्रयोग करते हैं तो फुट ब्रेक, और यदि वाहन को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे पार्किंग ब्रेक के नाम से जानते हैं। ये तीनों ब्रेकें मैकेनिकल ब्रेक्स हो सकती हैं। ह्यूमन एफर्ट जो कि पेडल पर प्रयोग किया जाएगा, और पेडल द्वारा मैकेनिकल मैकेनिज्म द्वारा उस एफर्ट को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण हमें ब्रेक लगाने में आसानी होती है। अब बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ मैकेनिकल ब्रेक। मान लेते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक हम 4 व्हीलर कार के अंदर यूज कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज आ सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ मैकेनिकल ब्रेक: नो लॉन्ग लाइफ, लंबा समय तक मैकेनिकल ब्रेक नहीं चल सकता। सेकंड, मेंटेनेंस इज हाई, निरंतर समय समय पर हमें मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। ब्रेक प्ले एंड गैप नॉट एडजस्ट प्रॉपरली, तो जो ब्रेक सिस्टम के लिए जो गैप या जो क्लियरेंस रखना होता है हमें, उसको इसमें एडजस्ट प्रॉपरली नहीं किया जा सकता। फोर्थ, सम टाइम अनस्टेबल ब्रेक, कभी कभी हमें ब्रेक लगाने के दौरान गाड़ी अनस्टेबल ब्रेकिंग महसूस कर सकती है। ऐसा लगेगा वाहन वन साइडेड पुल हो रहा है, या ब्रेक केवल अगले व्हीलों पर पहले लग रही है और रियर व्हील्स पे नहीं लग रही, जिसके कारण अनस्टेबल ब्रेक रख सकती है, व्हीकल स्किड हो सकता है, अनदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिफ्थ, मोर कोलिजन, जंग लगने का खतरा सर्वाधिक अधिक होता है इस सिस्टम में। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने यहाँ पर समझा एज ए डिसएडवांटेज जो मैकेनिकल ब्रेक्स के हैं। अब मान लेते हैं कि यदि मैकेनिकल ब्रेक यदि चारों व्हील्स में लगा दी जाए और ये सभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ब्रेक सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा, वाहन समय पर रुकेगा नहीं और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो कुछ डिसएडवांटेज थे मैकेनिकल ब्रेक के, जिसके कारण इसको 4 व्हीलर में यूज़ नहीं किया जाता। तो आइए देखते हैं कि 4 व्हीलर में होने वाली यूज ब्रेक किस प्रकार कार्य करती है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। अब हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको समझेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम हमारा किस प्रकार से कार्य करता है। दिस ब्रेक वी आर यूजिंग ब्रेक फ्लूइड इन द सिस्टम, इस सिस्टम में हम ब्रेक फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैकेनिकल ब्रेक में हम लीवर, वायर यानी सॉलिड चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो इस हाइड्रोलिक सिस्टम में हम ब्रेक फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक द्रव्य का इस्तेमाल करेंगे। द ब्रेक फ्लूइड इज यूज फॉर ट्रांसफर द मैकेनिकल एनर्जी टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ब्रेक फ्लूइड का प्रयोग करके हम ट्रांसफर करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर। द हाइड्रोलिक प्रेशर यूज स्लो स्टॉप द व्हील, हाइड्रोलिक प्रेशर की
मदद से कहिए या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा हम स्लोली स्टॉप कर पाते हैं व्हील्स को। इट्स फ्लूइड कॉल्ड ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हम ब्रेक फ्लूइड और ब्रेक ऑयल दोनों के नाम से जानते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम को बताया। तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी उसके आधार पे हम ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पास्कल लॉ यूज होता है। तो आइए इनके द्वारा बताई गई स्टेटमेंट को समझते हैं। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम द्रव्य को नहीं दबा सकते। इफ कंप्रेस द लिक्विड, प्रेशर कैन गोइंग ऑल साइड इक्वली, यदि हम कंप्रेस करते हैं द्रव्य को तो प्रेशर सभी दिशाओं में समान जाएगा। अब समझते हैं इस तस्वीर से। मान लीजिए कि इसके अंदर द्रव्य है और हम यहाँ पर वेट रखते हैं, तो वेट का जो प्रेशर है वो इस लिक्विड पे पड़ेगा, तो लिक्विड तो दबेगा नहीं, बट जो प्रेशर है वो इस पर पड़ रहा होगा। अगर हम 10 kg का वेट इसके ऊपर लगा रहे हैं, एक फोर्स 10 kg की अगर इस ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फोर्स लेफ्ट राइट अप एंड डाउन सभी दिशाओं में इक्वली ट्रांसफर हो रही होगी। आइए इसमें नेक्स्ट एडवांटेज हम समझें। पिस्टन ए और पिस्टन बी, यहाँ पर इसमें लिक्विड भरा गया है। अगर हम पिस्टन ए पर 10 kg की ताकत लगाते हैं तो बी पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा। बी पिस्टन के चलने की गति कम होगी, ए पिस्टन के चलने की गति अधिक होगी। परंतु ए पिस्टन की तुलना में बी पिस्टन अधिक भार उठा सकता है, परंतु गति कम होगी। इसी प्रकार यदि बी पिस्टन पर 100 किलो का वजन रखा जाता है तो ये पिस्टन धीरे धीरे डाउन होगा, बट ए पिस्टन हाईली स्पीड से चलेगा और बी पिस्टन की तुलना में कम वजन को चला पाएगा, किंतु ए पिस्टन पर ताकत कम होगी और स्पीड ज़्यादा होगी। तो इन दो चीज़ों के आधार पर हमारा जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है वे कार्य करने में सक्षम हो पाएगा। क्योंकि मैकेनिकल ब्रेक का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो यही था कि यदि हम ब्रेक लगाते थे तो सभी व्हील्स पर एक साथ ब्रेक नहीं लग रही थी, अनस्टेबल ब्रेकिंग के चांसेस उसमें ज़्यादा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में प्रयोग होने वाले पार्ट्स। ए, ब्रेक पैडल। बी, ब्रेक एंड वैक्यूम बूस्टर। 3, मास्टर सिलेंडर। 4th, लाइन, ब्रेक लाइन। 5th, प्रोफेशनल वॉल्व। 6, ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक में यूज होंगे व्हील सिलेंडर, हेयर इज अ व्हील सिलेंडर, ब्रेक शू 1 and 2, return springs, here is a springs, here is a spring, and key locks, here is a 2 key locks, there is a 2 key locks. 7, disc brake, here is a disc brake. Disc brake parts, caliper, this is a caliper, is a green color. Piston, this is a piston, is in a red color. Brake pad, the blue color of part is brake pads. And ventilated disc, and this is a disc, it's a ventilated डिस्क में से हवा का आदान प्रदान हो सकता है। यहाँ पर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं जिसके द्वारा डिस्क से हवा निकल सकती है। तो ये थे मेन पार्ट्स ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। आइए इनको अब डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। ब्रेक पेडल एंड वैक्यूम बूस्टर। ब्रेक पेडल इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द ब्रेक सिस्टम। ब्रेक पेडल का प्रयोग हम ब्रेक सिस्टम को यूज करने या ऑपरेट करने के लिए करते हैं। लीवर लो इज यूज इन पेडल यूनिट। इस पेडल यूनिट में लीवर लॉज का इस्तेमाल किया जाता है।
इट्स इंक्रीज द फोर्स बाय अप्लाइंग ह्यूमन। इंसान द्वारा लगाए जाने वाली ताकत को पेडल द्वारा बढ़ाया जाता है। और इसको यूज किया जाता है किस लॉ पर? लीवरेज लॉ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लीवर इतना बड़ा है, अगर आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये रॉड जो पिस्टन के साथ अटैचेबल है, यानी हमारे मास्टर सिलेंडर के लिए अटैचेबल हो रही है, तो जब आप ताकत लगाएंगे तो यहाँ पर आप कम ताकत अप्लाई करेंगे, लेकिन इस रॉड पर काफ़ी अधिक ताकत जा रही होगी। इस पेडल के पास ही लगा होता है हमारा ब्रेक स्विच। जब आप पेडल दबाते हैं तो स्विच जुड़ता है और हमारी ब्रेक लाइट्स चालू होती हैं। तो पेडल्स के थ्रू ही होता है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं वैक्यूम बूस्टर किस प्रकार कार्य करता है। वैक्यूम बूस्टर वर्क बाय वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम बूस्टर वैक्यूम प्रेशर पर काम करता है। वैक्यूम मेक बाय इनटेक मैनिफोल्ड इन पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में वैक्यूम इनटेक मैनिफोल्ड द्वारा यूज किया जाता है जो उसमें होता है, परंतु डीजल इंजन हैव एन वैक्यूम पंप। डीजल इंजन में एक पंप लगा हुआ होता है वैक्यूम के लिए। इट्स पावर सोर्स इज केम एंड क्रैंकशाफ्ट, और यह केमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट द्वारा चलता है। इट इज असिस्ट द ब्रेक पेडल। यह ब्रेक पेडल को दबाने में मदद करता है। वैक्यूम बूस्टर वर्किंग, इट्स वर्किंग ऑन प्रेशर डिफरेंस। आइए इसको एक बार तस्वीर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार कार्य कर रहा है। यहाँ पर यदि आप देखें तो ब्रेक पेडल का प्रयोग नहीं किया गया है, अभी ब्रेक पेडल नहीं दबाया गया है। तो यहाँ पर जो वैक्यूम है वो इसको खींच रहा है, और यहाँ पर जो स्प्रिंग लोडेड बीच में डायफ्राम यहाँ लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर में है डायफ्राम। अभी दोनों साइड प्रेशर क्या है? इक्वल है, ठीक है, और वैक्यूम यहाँ से हो रहा है। यदि आप पेडल प्रेस करते हो, अगर आप पेडल को दबाते हैं तो पेडल को दबाने पर क्या होगा? यहाँ पे लगा हुआ जो वाल है वो खुल जाएगा, और वाल के खुलने से एटमॉस्फेयर की जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर, वो इसके अंदर इंसर्ट होने लगेगा। और एटमॉस्फेयर में लगभग 1 बार होता है, तो यहाँ से 1 बार का प्रेशर इसके अंदर घुसेगा और डायफ्राम को अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। एंड द अपोजिट साइड ऑलरेडी वैक्यूम है, और यहाँ पर जो वैक्यूम है वो भी इस डायफ्राम को इसी तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। देन द बोथ ऑफ प्रेशर यूज फॉर डायफ्राम मूवमेंट, एंड दिस डायफ्राम कनेक्ट विद मास्टर सिलेंडर पुश रॉड। देन इट इज असिस्ट टू द ब्रेक पेडल फॉर अप्लाइंग ब्रेक्स। तो यहां पर अगर आप देखें तो प्रेशर डिफरेंस है। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जबकि यहां पर वैक्यूम प्रेशर है, और ये दोनों प्रेशर ही मिलकर हमारे पेडल को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। आई होप आपको वैक्यूम बूस्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। नीचे दी गई तस्वीर बिल्कुल सुचारू रूप से आपको बताती है कि ब्रेक पेडल, वैक्यूम बूस्टर, और ये इंटरनली जाकर के जुड़ा हुआ किससे है? एज एन मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर, ब्रेक मास्टर सिलेंडर इज यूज फॉर मेक द प्रेशर इन द ब्रेक सिस्टम। मास्टर सिलेंडर का प्रयोग ब्रेक सिस्टम में प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है। 2 पिस्टन यूज इन टेंडम मास्टर सिलेंडर एंड 1 पिस्टन यूज इन सेंटर वॉल मास्टर सिलेंडर। जिस मास्टर सिलेंडर में 2 पिस्टन का प्रयोग होगा उसे टेंडम मास्टर सिलेंडर बोला जाएगा, एंड जिसमें 1 पिस्टन का प्रयोग होगा उसे सेंटर वॉल मास्टर सिलेंडर बोला जाएगा। वन पिस्टन यूज मास्टर सिलेंडर, इट्स यूज इन हाइड्रोलिक क्लच असिस्ट सिस्टम। टेंडम मास्टर सिलेंडर यूज इन ब्रेक सिस्टम बिकॉज हैव 2 पिस्टन यूज। हम टेंडम मास्टर सिलेंडर का प्रयोग किस लिए करते हैं? क्योंकि इसमें 2 पिस्टन का प्रयोग होता है। अब टेंडम मास्टर सिलेंडर में हम देखें कैसे, 1 पिस्टन और 1 सेकेंडरी पिस्टन, यहाँ पर 2 पिस्टन प्रयोग किए गए हैं। इसी प्रकार जैसे आपने हैवी ट्रक्स देखे हों तो उसमें पिछले व्हील पर 2-2 व्हील्स का प्रयोग किया जाता है एक साथ, तो वो भी टेंडम व्हील अरेंजमेंट ही कहलाता है। इफ 1 पिस्टन कैन नॉट मेक द प्रेशर, अगर इनमें से कोई भी एक पिस्टन अगर प्रेशर क्रिएट
नहीं कर पाता, देन द 50% ब्रेक वर्क्स। अगर कोई एक पिस्टन काम करना बंद कर दे तब भी हमारी ब्रेक 50% काम कर रही होगी। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टैंडम मास्टर सिलेंडर। मैकेनिकल एनर्जी टू चेंज इन प्रेशर एनर्जी। मास्टर सिलेंडर का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलना, यानी आपने जो पेडल से इसके अंदर जो ताकत लगाई पिस्टन पे, उसको एक फ्लूइड प्रेशर एनर्जी के अंदर बदलने का कार्य करता है। रिजर्वायर इज यूज फॉर फ्लूइड ब्रेक फ्लूइड स्टोर एंड गिवन द ब्रेक सिस्टम। ये जो ऊपर वाला आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही इसमें जो ये व्हाइट कलर का बॉटल देख रहे हैं, इसको हम रिजर्वायर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम ब्रेक ऑयल को स्टोर करते हैं और इसी के तहत हमें ब्रेक ऑयल आगे सिस्टम में मिलता है। इट इज मेक ए क्लोज टाइप सिस्टम। यहाँ पर जो ब्रेक ऑयल है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आएगा। देखेंगे ऊपर कैप लगा हुआ है, वातावरण के संपर्क में नहीं आता है। और ऐसे सिस्टम को जिसमें ब्रेक ऑयल एटमॉस्फेयर के टच में नहीं आएगा, इट्स कॉल्ड क्लोज सिस्टम। आउटर साइड हैव 2 मार्क्स। ये जो रिजर्वायर का बॉटल है इस पे आपको 2 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, 2 निशान मिल जाएंगे देखने के लिए। मैक्सिमम और मिनिमम, 2 निशान होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। इसी के बीच में हम ब्रेक ऑयल फिल करते हैं। वन स्विच इज यूज फॉर द ब्रेक फ्लूइड लेवल स्विच मेंशन। इसमें एक ब्रेक स्विच, यहाँ पर ब्रेक फ्लूइड लेवल स्विच लगा हुआ होगा जो ये जानकारी रखेगा कि ब्रेक सिस्टम के अंदर ब्रेक ऑयल पूर्ण रूप से है या फिर नहीं है। तो रिजर्वायर के अंदर ब्रेक ऑयल की मात्रा जांचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो दिस इज ए इंटायर स्टोरी ऑफ मास्टर सिलेंडर। ब्रेक लाइन, प्रोपेशनिंग वाल्व। ब्रेक लाइन इज यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स टू ईच अदर। ब्रेक लाइन का प्रयोग हम कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ने के लिए करते हैं। इट इज 2 टाइप, सॉलिड और फ्लेक्सिबल। यह 2 प्रकार की होती हैं, सॉलिड और फ्लेक्सिबल। सॉलिड यानी यहाँ पर अर्थ ये है कि लोहे की पाइपलाइन या स्टील की पाइपलाइन का हम यहाँ प्रयोग देखते हैं जो कि सॉलिड होती हैं, जबकि कई जगह पर हमें फ्लेक्सिबल टाइप के पाइपलाइन देखने को मिलती है, रबर्स वाली, क्योंकि टायर्स की मूवमेंट होती है, टायर अप एंड डाउन मूव करता है। और वहाँ पर यदि हम मेटेलिक यानी सॉलिड अगर पाइपलाइन का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेक हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइप की पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रोपेशनिंग वाल्व, इट इज़ यूज फॉर ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका प्रयोग ब्रेक फोर्स के विभाजन के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज बिकॉज एट द ब्रेक टाइम व्हीकल वेट इज हाई, 60-70% ऑन फ्रंट एंड 30-40 लो ऑन रियर। ये जो सिस्टम होता है प्रोपेशनिंग वाल्व कुछ इस प्रकार का देखने के लिए होता है। इसका प्रयोग हम करते हैं क्यों? जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो फ्रंट व्हील्स पर 60 से 70% गाड़ी का वजन होता है, जबकि रियर व्हील पर 30 से 40% ही केवल वजन होता है। इट इज प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ व्हील। ये जो प्रोपेशनिंग वाल्व है जो ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, इसके कारण से क्या होगा, हमारा जो व्हील है वो स्लिप होने से बचेगा, स्लिपिंग होने से बचाया जा सकता है। तो ये ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो प्रोफेशनल वाल्व जो होता है वो इसका कार्य पूरा करता है। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक कैलिपर, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क। ब्रेक कैलिपर, it's used for hold and move the brake pad. This is a brake caliper. It's brake pad and install in brake caliper. ब्रेक कैलिपर के अंदर ब्रेक पैड को इंस्टॉल किया जाता है और जो हमारे ब्रेक पैड हैं वो इसमें फिटेड होते हैं और मूव कर सकते हैं अपनी जगह पर, जिसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें एक पिस्टन होता है जिसमें फ्लूइड का प्रेशर पहुंचेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ब्रेक का फ्लूइड का प्रेशर इसमें पहुंचेगा। देन हियर इज पिस्टन एंड पुल द ब्रेक पैड। वन ब्रेक पैड टच टू द ब्रेक डिस्क
and the caliper can come back to other side and brake pad also touch in a both of side। तो यहाँ पर कैलिपर का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज अ ब्रेक पैड। ब्रेक पैड कुछ इस प्रकार का पार्ट होता है, हमें देखने में नजर आता है कुछ इस तरीके से, और ये बना हुआ होता है फाइबर एंड एस्बेस्टोस मटेरियल। इसमें वो पार्ट जो फ्रिक्शन के साथ रगड़ खाएगा, डिस्क के साथ रगड़ खाएगा, वो जो है फाइबर और एस्बेस्टोस मटेरियल का बना हुआ होता है। डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक कुछ इस प्रकार की होती है जैसा आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। इट इज कनेक्ट टू द व्हील हब। ये जो है डिस्क हमारी हब के साथ, यहाँ व्हील लगेगा ना, यहाँ हब के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इट इज़ टू टाइप, सॉलिड एंड वेंटिलेटेड। ये डिस्क दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सॉलिड जिसके अंदर से एयर आर पार नहीं होगी, एंड सेकंड होती है वेंटिलेटेड जिसके अंदर से एयर आर पार हो सकती है। इसमें 1 2 3 4 ऐसे इंटरनली हॉल्स बने होते हैं जिससे ब्रेक डिस्क के अंदर से एयर जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है और डिस्क को ठंडा करती रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हील सिलेंडर, ब्रेक शू, रिटर्न स्प्रिंग, एडजस्टर, लॉक कीज। व्हील सिलेंडर, इट्स यूज फॉर मूव द ब्रेक शूज। व्हील सिलेंडर का प्रयोग ब्रेक शू को मूव कराने के लिए किया जाता है। प्रेशर एनर्जी टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मास्टर सिलेंडर से आने वाला प्रेशर व्हील सिलेंडर में पहुंचेगा और व्हील सिलेंडर का पिस्टन मूव करेगा। तो यानी कि जो प्रेशर हमने भेजा तो ये मूव करा, तो प्रेशर एनर्जी टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, इट्स कॉल्ड व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर हमारे ब्रेक शू के बीच में लगा रहता है जो उस ब्रेक शू को मूव करवाने का कार्य करता है। ब्रेक शू, इट्स मूव बाय व्हील सिलेंडर। मूव यानी चलता है ये व्हील सिलेंडर की मदद से, एंड टच टू द ड्रम। और इसके जो ऊपर बाहर की साइड जो ड्रम लगा हुआ रहता है उससे ब्रेक शू टच हो जाते हैं। ड्रम अटैच विद द व्हील। ड्रम जो होता है वो व्हील से अटैच रहता है, एंड इट्स स्लोली स्टॉप। जब ब्रेक शू ड्रम से टकराएगा और ड्रम ऑलरेडी व्हील से जुड़ा हुआ है तो ड्रम धीरे धीरे स्लो होकर रुकेगा और टायर भी हमारा स्लो होकर के रुक जाएगा। एडजस्टर कुछ इस प्रकार का होता है और ये पार्ट इसके बीच में यहाँ ऊपर की तरफ लगा हुआ मिलता है हमें देखने के लिए। इट्स यूज फॉर मैकेनिकल ऑटो एडजस्टमेंट द गैप बिटवीन द ड्रम एंड शू। ब्रेक शू और ड्रम के बीच में जब बार बार ब्रेक्स यूज होंगी तो ब्रेक शू और ड्रम के बीच में जो क्लियरेंस है, जो गैप है, वो बढ़ जाता है। उस गैप को एडजस्ट करने के लिए हम एडजस्टर का प्रयोग करते हैं। ये ऑटोमेटिकली उस क्लियरेंस ऑफ गैप को एडजस्ट करता रहता है। नेक्स्ट, रिटर्न स्प्रिंग, इट्स यूज टू रिटर्न द ब्रेक शू। जब हम व्हील सिलेंडर पे प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर इसमें पहुंचेगा और ब्रेक शू फैलेंगे, तो फैलने के बाद जब हम पैडल से पैर हटाएंगे तो इसमें से भी प्रेशर कम हो जाएगा। देन ब्रेक शू को अपनी जगह पे आने की रिक्वायरमेंट रहेगी, और ये जो रिटर्न स्प्रिंग्स हैं 1 2 लगी हुई होती है, ये इसको वापस अपनी जगह पे लाने में हेल्प करेगा। लॉक कीज, रिटर्न स्प्रिंग कुछ इस प्रकार की होती हैं, लॉक कीज कुछ इस प्रकार की होती हैं। लॉक कीज, इट्स यूज टू होल्ड द ब्रेक शू एट द बेस प्लेट। ब्रेक शू जिस जगह पर लगाए गए हैं वहां पर इसको होल्ड करने के लिए हम लॉक कीज का उपयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेक सर्किट। अब ब्रेक सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? फ्रंट एंड रियर। इसमें अगर आप देखेंगे फ्रंट एंड रियर को एक्सप्लेन किया गया है, आइए समझते हैं। फ्रंट एंड रियर टाइप, मास्टर सिलेंडर 1 पिस्टन फॉर फ्रंट बोथ व्हील एंड सेकेंड पिस्टन फॉर रियर बोथ व्हील। अगर मास्टर सिलेंडर के एक पिस्टन का प्रेशर का प्रयोग आगे के दोनों व्हील के लिए किया जा रहा है और एक पिस्टन के प्रेशर का प्रयोग रियर के दोनों व्हील के लिए किया जा रहा है, तो इसे फ्रंट एंड रियर टाइप ब्रेक सर्किट कहा जाएगा। डायगोनल क्रॉस टाइप, इन दिस सिस्टम 1 पिस्टन फॉर फ्रंट राइट व्हील एंड रियर लेफ्ट व्हील, और सेकेंड पिस्टन फ्रंट लेफ्ट व्हील एंड रियर राइट व्हील। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या देखते हैं, एक पिस्टन जो है वो जा रहा है आपके फ्रंट राइट पर और रियर लेफ्ट पर, जबकि एक पिस्टन का प्रेशर जा रहा है फ्रंट लेफ्ट पर और रियर राइट पर। यहाँ पर देखेंगे आपके क्रॉस सेक्शन बन गया, इसीलिए इसको क्रॉस के नाम से भी
जाना जाता है। तो हमें पता चलता है कि जो हमारा ब्रेक सर्किट है वो दो प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर वाहनों में हमें डायगोनल या क्रॉस टाइप जिसे हम बोलते हैं उसका प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि इसके प्रयोग करने से ब्रेक की स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। और यदि एक पिस्टन का प्रेशर फेलियर हो भी जाए तब भी अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो एक स्टेबल ब्रेक लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कंपेरेटिवली फ्रंट एंड रियर टाइप। क्योंकि अगर रियर टाइप फ्रंट एंड रियर टाइप में अगर हम देखें, अगर एक पिस्टन फेल हो गया तो सिर्फ पीछे की ब्रेक लगेगी और गाड़ी जो है स्किड हो सकती है, यानी बैलेंस बनने का चांस कम रहेगा। एयर ब्लीडिंग, रिमूव द एयर इनटू द ब्रेक लाइन इज कॉल्ड एयर ब्लीडिंग। ब्रेक लाइन से एयर को निकालने की प्रक्रिया एयर ब्लीडिंग कहलाती है। द प्रेजेंट इन ब्रेक लाइन एंड द ब्रेक नॉट वर्किंग प्रॉपरली इट्स कॉल्ड स्पंजी ब्रेक। यदि जो एयर है वो प्रेजेंट है ब्रेक लाइन के अंदर और ब्रेक सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पंजी ब्रेक। यानी आप ब्रेक तो लगाएंगे लेकिन ऑयल तो दबेगा नहीं, क्योंकि पास्कल लॉ ने बोला है, लेकिन जो एयर है वो तो दब जाएगी। और जब वो दबेगी तो जितना एफर्ट आपने स्टार्टिंग में लगाया है उतना एफर्ट लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो जो एफर्ट है वो एयर कंज्यूम कर लेगी और ब्रेक सही प्रकार से नहीं लग पाएगी। इसको बोला जाता है स्पंजी ब्रेक। आई होप यहां तक आपको एयर ब्लीडिंग समझ में आ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड मास्टर सिलेंडर। अब हम ब्रेक ब्लीडिंग के प्रोसेस को समझने जा रहे हैं। यदि हमारे वाहनों में मास्टर सिलेंडर लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट हैंड साइड भी हो सकता है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आइए समझते हैं। फर्स्ट, ब्लीडिंग ऑफ व्हील इज सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग लेंथ। मास्टर सिलेंडर से जाने वाली जो पाइपलाइंस हैं उसकी लेंथ के आधार पे हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा दूरी पर है उस व्हील की एयर ब्लीडिंग करते हैं। अगर लेफ्ट साइड में अगर आप देखें, अगर आपका मास्टर सिलेंडर है तो राइट रियर साइड पहला व्हील होगा, और यदि फ्रंट राइट साइड है आपका मास्टर सिलेंडर तो रियर लेफ्ट साइड आपका पहला व्हील होगा जिसकी आप एयर ब्लीडिंग करेंगे। एंड एयर ब्लीडिंग करने के बाद जो आपने व्हील सिलेक्ट किया है, आफ्टर दैट क्रॉस सेक्शन लेआउट यूज। इसके बाद हम क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल करेंगे, यानी रियर लेफ्ट के बाद फ्रंट राइट। अब फ्रंट राइट आने के बाद अब हम फिर दोबारा से उस व्हील को तय करेंगे जो सबसे ज़्यादा दूर है। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा होगा? थर्ड वन इज एन रियर राइट, और हम रियर राइट का व्हील का एयर ब्लीडिंग करेंगे। इसके बाद हम फोर्थ व्हील का यानी फ्रंट लेफ्ट का एयर ब्लीडिंग करेंगे। इस प्रकार हमारे चारों व्हील एयर ब्लीड हो जाएंगे। आइए इसको करने की प्रक्रिया के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। एयर ब्लीडिंग किस प्रकार करेंगे हम? सबसे पहले ब्लीडिंग नोजल के अंदर एक पाइप लगाएंगे, बॉटल के अंदर ब्रेक ऑयल रखेंगे और उस पाइप को बॉटल में डिप कर देंगे। एक इंसान ब्रेक पेडल को प्रेस करेगा 5 से 7 बार और इंजन को स्टार्ट रख के इस प्रक्रिया को पूरा करेगा और पेडल को प्रेस करके रखेगा, और एक पर्सन ब्लीडिंग नोजल को लूज करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पैनर, जिसे हम चाबी या फिर ओपन एंडेड स्पैनर के नाम से जानते हैं। ओपन करेगा, प्रेशर रिलीज होने पर उस ब्लीडिंग नोजल को दोबारा से बंद कर दिया जाएगा और दोबारा पेडल बनाया जाएगा। देन फिर हम पेडल को प्रेस रखेंगे, फिर दोबारा नोजल को ओपन करेंगे। इस प्रक्रिया को हमें 5 से 7 बार दोहराना है जब तक कि एयर बबल्स आना बंद ना हो जाएं और नया ब्रेक ऑयल ना आ जाए। जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को यूज करेंगे ब्रेक ऑयल निकलने लगेगा, इस बॉटल में स्टोर होने लगेगा। देन हम न्यू ब्रेक ऑयल रिजर्वायर बॉटल के अंदर इंस्टॉल करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो 1 बाय 1 हम यदि इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो एयर ब्लीड हो जाएगी और सही प्रकार से ब्रेक के फंक्शंस काम करने लगेंगे।
आई होप आपको एयर ब्लीड्स के बारे में समझ में आया होगा कि उसे किस प्रकार से करना है। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक फ्लूइड। अब हम समझ लेते हैं कि ब्रेक फ्लूइड क्या है। ब्रेक फ्लूइड यूज इन अ ब्रेक सिस्टम। ब्रेक फ्लूइड का प्रयोग ब्रेक सिस्टम में किया जाता है। इट इज मिश्रण ऑफ मिनरल एंड ग्लाइकोल। ये जो है मिनरल्स और ग्लाइकोल का मिश्रण है। अब मिनरल्स कौन से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जमीन से क्रूड ऑयल निकलता है, उस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो हमें बहुत सारे फ्यूल्स मिलते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो ये सभी फ्यूल्स जो होते हैं हमें अपर साइड मिलते हैं, एंड जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो लोअर साइड निकलता है रिफाइनिंग प्रोसेस में। तो जो लोअर साइड में जो रिफाइनिंग प्रोसेस में हमें मिनरल्स मिलते हैं एंड जो ग्लाइकोल्स मिलता है, हम उसको मिक्स करके ब्रेक ऑयल बनाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक ऑयल। इसको ब्रेक ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेक सिस्टम इज एन ए क्लोज टाइप सिस्टम। अगर ब्रेक सिस्टम एक क्लोज टाइप सिस्टम है, देन ब्रेक फ्लूइड लाइफ इज मोर देन 2-3 ईयर्स। यदि क्लोज टाइप के ब्रेक सिस्टम में हम इसका प्रयोग करें तो ब्रेक ऑयल की लाइफ 2 से 3 साल तक हो सकती है। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। वर्किंग टेम्परेचर। आपका जो ब्रेक ऑयल है वो -40 डिग्री से लेकर के 240 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम कर सकता है। यानी अगर आपकी गाड़ी किसी बर्फीले एरिया की तरफ जा रही है जहां का टेम्परेचर -10 भी है, तो वहां भी ये ब्रेक ऑयल सही प्रकार से कार्य करेगा। अब इसका ये जो ग्रेड है, वर्किंग टेम्परेचर ग्रेड, अब हायर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो डॉट के अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग बदल जाएगी। ये जो रेटिंग है ये .3 का बताया गया है आपको। यदि यही टेम्परेचर राइज करता है, ज़्यादा बढ़ता है 300 के समथिंग, तो आपका हो जाएगा .4, .5 350 से अबव, और .5.1 5.3 इस प्रकार के भी डॉट्स अवेलेबल हैं जो सुपर रैली कार्स के अंदर यूज़ होती हैं, उनमें ये ऑयल डालने को देखने को मिल जाता है। तो आई होप आपको ब्रेक ऑयल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो डॉट है उसको कौन सेटिस्फाई करेगा कि ये ब्रेक ऑयल ही है? तो डॉट एक संस्था है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, जो ये डिसाइड करता है कि ये ब्रेक ऑयल का डॉट क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हेन चेंज ब्रेक फ्लूइड। कब चेंज करें हम ब्रेक फ्लूइड को? फर्स्ट, स्मेल इन द फ्लूइड। अगर फ्लूइड के अंदर अगर स्मेल आ रही है, आपको बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड, चेंज द कलर डार्क। जितने भी ब्रेक ऑयल मिलते हैं हमें देखने के लिए, वो सभी ब्रेक ऑयल का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है और वो होगा लाइट। ठीक है, यानी हल्का कलर। रेड कलर होगा तो हल्का रेड होगा, ब्लू कलर होगा तो हल्का होगा, और आपका ऑरेंज होगा तो हल्का होगा। लेकिन अगर वही कलर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, डार्क हो गया है, तो आपको ब्रेक ऑयल चेंज करने की रिक्वायरमेंट आ गई है। अब आप उस ब्रेक ऑयल को जरूर रिप्लेस कर दें। थर्ड, ब्रेक स्पंजी टाइम। अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं और ब्रेक सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, तो आपको ब्रेक ऑयल रिप्लेस करने की जरूरत हो सकती है। फोर्थ, लीकेज द फ्लूइड। अगर किसी कारणवश ब्रेक सिस्टम से आपका ब्रेक फ्लूइड लीक कर गया है, निकल रहा है, कहीं से रिलीज हो रहा है, तो आपको ब्रेक फ्लूइड फिलअप करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेक पार्ट्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि पेडल से रिलेटेड जो डिस्टेंस है या जो क्लियरेंस गैप है वो कितना रखा जाता है। अमूमन सभी ब्रेक पेडल्स के साथ ऐसा ही होता है। तो ब्रेक पेडल की हाइट फ्लोर से कितनी रखी जानी है वो डिसाइडेबल होती है। ब्रेक पेडल में इंटरनली फ्री प्ले कितनी रखी जानी है। फ्री प्ले का यहाँ पर मतलब है, यदि आप पेडल को हल्का सा प्रेस करेंगे तो सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा, मास्टर सिलेंडर नहीं दबेगा, लेकिन पेडल थोड़ा सा नीचे की ओर फ्रीली मूव करेगा। इसको हम बोलते हैं फ्री प्ले इन अ पेडल। अगर हम पेडल को फुल्ली कंप्रेस कर चुके हैं, दबा चुके हैं, तो फ्लोर से उसकी हाइट कितनी है, मैट से उसकी हाइट कितने डिस्टेंस पर है, ये मैटर करता है। अब ये जो एडजस्टमेंट है इसको हम कैसे कर सकते हैं या कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द व्हीकल्स
सभी में ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। एक्सयूवी, कॉम्पैक्ट, सुपर कॉम्पैक्ट, सेडान, सभी वाहनों में ये गैप अलग अलग देखने को मिल सकता है। यदि हमें ये गैप एडजस्ट करना हो तो हम कैसे इसे एडजस्ट कर सकते हैं? पेडल क्लियरेंस एडजस्टमेंट बाय मास्टर सिलेंडर पुश रॉड लेंथ। अब जो मास्टर सिलेंडर होता है ये वाला, इसमें यहाँ पर देखेंगे आप तस्वीर में, यहाँ पर एक ये रॉड लगा हुआ है, इसको हम पुश रॉड बोलते हैं। अगर इस हिस्से में अगर हम देखेंगे तो हमें नट बोल्ट मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है, और इस नट बोल्ट मैकेनिज्म को हम डिस्टेंस को बढ़ा दें तो पेडल की हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। और यदि हमें इसकी प्ले एडजस्ट करनी है तो हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। यदि गैप एडजस्ट नहीं हो रहा है या गैप एडजस्ट करने के बाद भी हमें मनचाहा डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं हो पाता तो हमें कुछ चीज़ों की जांच करनी चाहिए, जैसे लगाए गए इसमें बुशेस, रिवेट्स एंड पेडल डायमेंशंस। ऐसा ना हो कि पेडल ही आपका बेंड हो गया हो या इसमें लगने वाले बुश या रिवेट्स कट गए हों, जिसके कारण इसमें क्लियरेंस ऑफ गैप चेंज हो सकता है। तो इसकी जांच हम करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वैक्यूम बूस्टर, जिसे हम ब्रेक बूस्टर के भी नाम से जानते हैं। इसका इंस्पेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? ऑफ द इंजन, प्रेस द ब्रेक पेडल। इंजन को बंद रखिए और ब्रेक पेडल को दबाइए। देन स्टार्ट द इंजन। इंजन को स्टार्ट कीजिए। इफ द ब्रेक पेडल गोइंग डाउनवर्ड, अगर पेडल अपने आप ही थोड़ा सा नीचे की ओर जाता है, सो वैक्यूम बूस्टर इन ए ओके कंडीशन, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका वैक्यूम बूस्टर जो है वो सही प्रकार से कार्य कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। मास्टर सिलेंडर एंड ब्रेक कैलिपर प्रेशर इंस्पेक्शन। अब ये जो कैलिपर है ब्रेक का और मास्टर सिलेंडर है, इसकी इंस्पेक्शन की जाएगी प्रेशर की, कि ये सही प्रकार से प्रेशर को होल्ड रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, या मास्टर सिलेंडर सही प्रकार से प्रेशर को बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, तो उसकी जांच की जाएगी। तो इसको कैसे जांच की जा सकती है? इंस्पेक्शन बाय रेडिएटर प्रेशर इंस्पेक्शन किट। ये वो किट है जो रेडिएटर का प्रेशर भी मापने के काम आती है। यही सेम किट का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जाता है ब्रेक कैलिपर और मास्टर सिलेंडर का प्रेशर नापने के लिए, जांच करने के लिए। इसको एक पिचकारी के जैसा देखने में आपको दिखेगा और इस पर एक गेज लगा हुआ होता है। यहाँ पर पाइपलाइन होती है जो इसमें जोड़ी जाएगी। जो पाइपलाइन जोड़ने के बाद सिस्टम में एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा इस पिचकारी वाले पंप के द्वारा, एंड वो प्रेशर हम इस गेज पर देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। जितना स्पेसिफिक प्रेशर होगा उतने पर हम प्रेशर बनाएंगे और प्रेशर को होल्ड कर देंगे। आफ्टर 3 to 4 आवर्स अगो हम क्या करेंगे? दोबारा से रीचेक करेंगे कि उसमें प्रेशर होल्ड है या फिर प्रेशर होल्ड नहीं है। यदि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ लीकेज अवेलेबल है, और यदि प्रेशर मेंटेन रहता है तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि आजकल इसके इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्टली पूरा कंपोनेंट ही रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनीज ने आजकल ब्रेक कैलिपर और मास्टर सिलेंडर के चाइल्ड पार्ट बनाने बंद कर दिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक शू इंस्पेक्शन बाय वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम इसका इंस्पेक्शन करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर में नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें एक डेप्थ गेज मिल जाता है। उस डेप्थ गेज की मदद से हम ब्रेक शू की जांच कर सकते हैं। यदि हम नए ब्रेक शू को देखें तो उस पर 6 से 8 mm का लेदर लगा हुआ होता है, जो एस्बेस्टॉस मटेरियल होता है वो लगा हुआ होता है। यदि लॉन्ग समय यूज करने के बाद यदि ये लेदर घिस जाता है और इसकी लिमिट 1 से 2 mm रह जाती है तो हमें इस ब्रेक शू को रिप्लेस कर देना चाहिए। ब्रेक शू की जांच के लिए अनिवार्य नहीं है कि आपको ब्रेक शू खोल के बाहर निकालने पड़े। बैक साइड, जैसे ये तो ड्रम है, अगर ब्रेक शू लगते हैं तो बैक साइड जो ब्रेक शू बेस प्लेट होती है उसमें एक हॉल बने हुए होता है, उस हॉल के द्वारा आप चेक भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना हिस्सा आपको वहाँ पर नज़र आएगा थोड़ा सा, और आप देख सकते हैं कि ब्रेक शू सही कंडीशन में है या फिर नहीं है।
नेक्स्ट वन, ड्रम इंस्पेक्शन बाय आउटर माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर। जो हमारा ड्रम है उसका इंस्पेक्शन करेंगे हम कि इसके ड्रम के अंदर जो इंटरनल जो डायामीटर है वो कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हो गया है। अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जो गैप है, देखिए यहाँ पर जो गैप है वो गैप जो है वो बढ़ जाएगा, और गैप बढ़ जाएगा तो ब्रेक सही प्रकार से नहीं लगेंगी। तो जब हम नया इवन ब्रेक ड्रम देखते हैं तो उसका इफ डायामीटर लगभग 240 250 समथिंग हमें देखने को मिलता है। यदि वेयर एंड टेयर के बाद और पुराना जो लॉन्ग टाइम ब्रेक यूटिलाइजेशन के बाद यदि हम पुराने डायामीटर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो जब न्यू लगाया था हमने तो उसमें था 240, और जब ब्रेक लंबे समय तक इस्तेमाल हो रही है तो वेयर एंड टेयर होगा, थोड़ी बहुत घिसावट जरूरी होगी, और उसके कारण जो वैल्यू हमें मिली वो मिली 242। तो यहाँ पर 2 mm क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया है, और इसका मतलब ये है कि हमें ब्रेक ड्रम रिप्लेस करने की ज़रूरत आ पड़ी है, हमें इसको बदलने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसके डायमेंशन को नापने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, आउटर माइक्रोमीटर या फिर वर्नियर कैलिपर। ब्रेक डिस्क रन आउट, इसको हम चेक करते हैं डायल गेज के थ्रू। जैसे कि आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे, आपने देखा भी होगा कि साइकिल का जो रिम होता है उसको सही करते समय उसके अंदर जो लहर होती है उसको निकाला जाता है, तो वो भी क्या होता है, वो रिम का रन आउट होता है। इसी प्रकार डिस्क का भी एक रन आउट होता है। इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक स्टैंड, लिंकेजेस और डायल गेज। यह इस डायल गेज को टेंशन दे करके इस पर लगाया जाएगा और डायल गेज के ऊपर जो क्लॉक है उसको 0 पे सेट कर दिया जाएगा डायल को, और डिस्क को धीरे धीरे हम रोटेट करेंगे। अगर हम रोटेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रन आउट होगा तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाएगी देखने के लिए, और अगर ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ही अगर उसमें रन आउट आ गया है तो हमें डिस्क रिप्लेस करनी होगी। सेकेंड, ब्रेक डिस्क थिकनेस। ब्रेक डिस्क की अपनी एक पर्टिकुलर मोटाई है जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होती रहती है। तो इसकी इंस्पेक्शन के लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, ब्रेक डिस्क की थिकनेस नापते समय ब्रेक डिस्क के अपर एंड लोअर साइड से 5 mm छोड़ करके ही हमें मेजरमेंट लेना चाहिए, और हम इसका मेजरमेंट इसके द्वारा लेंगे और रीडिंग को चेक करेंगे। अगर बताई गई रीडिंग दी गई कंपनी की मैनुअल बुक के अनुसार है तो हम इसको रखेंगे, वही लगाएंगे, और यदि उससे ज़्यादा है तो हम क्या देखते हैं कि अगर बहुत ही ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो गया है तो हम डिस्क को रिप्लेस कर देते हैं। कई बार देखने में आता है कि थिकनेस कम होने के बाद भी क्या करते हैं लोग कि ग्राइंड करवा देते हैं, इस वाली सरफेस को लेथ मशीन पर ले जाके ग्राइंड करवा देते हैं। ऐसा नहीं करवाना चाहिए। अगर गाड़ी हायर स्पीड पे आप मैक्सिमम चला रहे हैं और ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं और डिस्क जो है बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो हायर स्पीड पे ओवर हीटिंग के कारण ये ब्रेक डिस्क टूट सकता है। सो टाइम टू टाइम वी कैन चेंज द ब्रेक डिस्क इफ रिक्वायर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पैड जो कि इस प्रकार का पार्ट होता है, इसकी जांच साइड से भी की जा सकती है। जो ब्रेक कैलिपर होता है उसमें छोटा सा ऐसा विंडो बना होता है, उस विंडो से भी आप इस ब्रेक पैड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब ब्रेक पैड आता है तो उसके ऊपर ये जो लगा हुआ लेदर है, जो मोटाई आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो लगी हुई है, ये 11 से 13 mm की होती है। लेकिन यदि ये यूटिलाइज होने के बाद घिसते घिसते 2 से 3 mm के बीच में आ जाती है तो हमें ब्रेक पैड रिप्लेस कर देने चाहिए। इसकी इंस्पेक्शन कैसे की जाएगी कि कितने mm है, तो डेप्थ गेज की हेल्प से हम इसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ब्रेक पैड के बीच में जो लाइन बनी हुई है ये लाइन क्यों दे रखी है, तो आइए इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये लाइन देने के पीछे मकसद ये है कि जब हम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो जो पाउडर फॉर्म होगा वो इसके बीच में से क्लीन होता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जब हम ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जब ये ब्रेक इस्तेमाल होगी यानी हमारा ब्रेक पैड जब यूटिलाइज हो रहा होगा, तो यदि हम इसकी ग्रिप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यदि हमने लाइन बना दी है इसमें तो इसकी ग्रिपिंग जो है वो बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट,
कि यदि ये लाइन इसमें ना हो, ये कट इसमें ना बना हुआ हो, तो जब आप ब्रेक मारेंगे तो साउंड क्रिएट होगा, और इस लाइन को बनाने के कारण वो साउंड क्रिएट नहीं होता। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इसमें लाइन बनाने के लिए। इसीलिए ज़्यादातर आप फ्रंट व्हीलों में जो ब्रेक पैड देखते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और जब कि आप रियर में देखते हैं उसके ब्रेक पैड अगर लगे हुए हैं रियर वाले व्हील्स में भी, तो ब्रेक पैड छोटे होते हैं। तो छोटे में तो लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन बड़े वाले ब्रेक पैड में ज़रूर पड़ती है। और फ्रंट के व्हीलों में बड़े ब्रेक पैड का प्रयोग भी करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रेक के दौरान अगले व्हील पर ज़्यादा वेट आ जाता है, जबकि पिछले व्हील पर कम वेट आता है, तो वहाँ पर ज़्यादा ब्रेक की आवश्यकता नहीं होती। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक वार्निंग इंडिकेशन लैंप, यहाँ पर आपको कुछ आइकॉन्स नज़र आ रहे होंगे जो हाइड्रोलिक ब्रेक से रिलेटेड हैं। अगर ये लाइट्स ऑन हैं तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? ब्रेक फ्लूइड लेवल स्विच, जो लेवल स्विच लगा हुआ था रिजर्वायर पे, यदि वे खराब हो गया है या उसकी वायर हट गई है तो आपको ये लाइट ऑन नजर आ सकती है। ये लाइट्स आपको बताती हैं कि ब्रेक सिस्टम के अंदर कोई डिफॉल्ट, कोई प्रॉब्लम आ गया है, और ये लाइट रेड कलर की है, और रेड कलर से सिंबल्स होता है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको जल्दी ही वर्कशॉप जा करके जांच करानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इशू क्या मिला कि ब्रेक ऑयल का लेवल स्विच यदि खराब है या फिर वायर हटा हुआ है तो उस केस में ये लाइट आपको जलती हुई दिख सकती है। एंड हैंड ब्रेक लीवर स्विच, जब आप हैंड ब्रेक खींचते हैं, जब पार्किंग ब्रेक जब आप खींचते हैं तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि ये लाइट जल जाती है, ये लाइट ऑन हो जाती है। तो यदि हैंड ब्रेक लीवर स्विच यदि खराब है तो भी ये लाइट आपको परमानेंट ऑन देखने को मिल सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक लाइट नॉट वर्किंग, जो हमारी गाड़ी के टेल डोर होता है वहाँ पर हमें कुछ ब्रेक लाइट्स देखने को मिलती है जो इंडिकेट करती हैं आने वाले रियल कार्स को कि आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, या सडनली गाड़ी आप रोक सकते हैं, तो ये लाइट्स जो होती हैं ये ऑन हो जाती हैं। इसका जो स्विच होता है वो आपका ब्रेक पेडल के पास लगा हुआ होता है। आइए इश्यूज़ की बात कर लेते हैं। अगर ये लाइट्स ऑन नहीं हो रही हैं या जल नहीं रही हैं तो इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं? बल्ब डिफेक्ट, हो सकता है कि ये जितने भी रेड कलर के बल्ब्स लगे हुए हैं ये बल्ब ही खराब हो गए हों। सेकंड, ब्रेक स्विच डिफेक्टिव, ब्रेक पेडल पे लगने वाला जो स्विच है वो खराब हो गया जिसके कारण ये ब्रेक काम नहीं कर रही है। थर्ड वन, वायरिंग हार्नेस डिफेक्ट लाइक ग्राउंड एंड सप्लाई, यदि किसी रीजन से वह स्विच निकल गया है तो भी ऐसा हो सकता है कि लाइट परमानेंटली ऑन रहे, या फिर यदि वायर अपने आप ही किसी और कंपोनेंट के थ्रू ग्राउंड हो रहा है या किसी और कंपोनेंट या किसी और वायर से शॉर्ट होने के कारण उसको सप्लाई मिल रही है तो ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो सकती है, शायद काम ना करें प्रॉपरली तरीके से। तो ये कुछ इश्यूज थे जिसके बारे में हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो ABS पर आएगी, जिसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिलेगा। अभी फ़िलहाल हमने मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में समझ लिया है। थैंक यू।